चुनावी माहौल को समझते हुए और भांपते हुए आज हम पहुंच चुके हैं अमेठी। यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं केएल शर्मा जी और ये हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अमेठी सीट से जो बीजेपी की उम्मीदवार हैं स्मृति ईरानी जी, उनको पछाड़ने के लिए क्या कुछ रणनीति अपनाई जा रही है। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जी थैंक यू। सर 2019 का जो चुनाव हुआ था और अभी 2024 का जो चुनाव हो रहा है, दोनों में कितने हद तक अंतर देखते हैं आप? यहाँ की जनता चुनाव लड़ा रही है, ठीक है। तो जनता जब चुनाव लड़ाने लगती है तो कोई चुनाव कठिन नहीं लगता है। जी जब 2019 में स्मृति ईरानी जब उनकी जीत हुई थी, उनका बार बार उनके और पार्टी की तरफ से, बीजेपी पार्टी की तरफ से बार बार ये बयान आता है कि राहुल गांधी हारे और उसके बाद वो भाग गए, ये सीट छोड़ करके वायनाड चले गए। तो क्या वो हार को नहीं स्वीकार कर पाए? ऐसे बार बार बयान आते हैं, क्या लगता है आपको? देखो, राहुल जी 2019 में जब हुआ उसके बाद भी यहाँ पे ये ऑफिस रेगुलर चलता रहा उनका। उन्होंने कभी ऑफिस बंद नहीं किया। जो सोशल सर्विसेज राहुल जी के टाइम पे होती थी वो कंटिन्यू हर साल होती रही। तो भागने का तब होता कि हम लोगों ने ऑफिस बंद कर दिया हो। यहाँ की जनता को रेगुलर हम लोग ऑफिस की सुविधा प्रदान किया। यहाँ से लोग आते थे और फिर मैं दिल्ली में उनको बैठ के डील करता था, यहाँ के रायबरेली और अमेठी दोनों को। तो एक तरह से तो कोई ऐसी बात हुई नहीं। उसके बीच में राहुल जी 4 बार 5 बार यहाँ पे आए भी, ठीक है। वो तो कहते हैं कभी आई नहीं। तो उन्होंने 9 किलोमीटर लंबी पदयात्रा भी यहाँ पे करी। उसके बाद बीच में वो आते भी रहे, चुनाव के अंदर भी आते रहे, मगर ये था। सर जब यहाँ से उम्मीदवार की जो लिस्ट जारी होनी थी, जब उस बारे में चर्चा हो रही थी, सबसे पहला नाम प्रियंका गांधी जी का आ रहा था। तो उसके बीच में जब आपका नाम आया और आपका नाम अनाउंस हुआ, क्या कुछ प्रतिक्रिया रही थी आपकी? नहीं, मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं था। मैंने तो उनसे यही कहा था कि आपको लड़ना चाहिए, यहाँ की जनता एकदम तैयार बैठी है। तो यहाँ पे हुआ कि कांग्रेस हाईकमान का फैसला है कि आपको लड़ना चाहिए, आप अच्छे कैंडिडेट होंगे वहाँ पे, क्योंकि आपका जनता से लगाव है। तो मेरा रोल बदल गया, लड़ाने से लड़ने का हो गया। तो मैंने वो मतलब उसका हाईकमान का आदेश को माना और फिर फील्ड में आ गया मैं यहाँ पे। सर आपने अमेठी से ज़्यादा समय अपना रायबरेली के तरफ बिताया है, लगभग 10 साल। तो क्या कुछ, क्योंकि आप बहुत ही कम उम्र से ही राजनीति में आ गए थे, अपने छात्र जीवन से ही राजनीति में आपने कदम रख लिया था, तो क्या कुछ आप बदलाव देखते हैं या आपको लगता है कि ऐसे कौन कौन से डेवलपमेंट्स हैं जो करने चाहिए जिससे बहुत बड़ी टक्कर दी जा सकती है? सबसे बड़ा तो है कि मतदाता का सम्मान करना चाहिए। तो अगर मतदाता का सम्मान नहीं करोगे आप, तो मतदाता आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले लोकतंत्र के अंदर तो ये होता है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब चुना जाता है तो यही मतदाता हमको कितनी सुविधाएं देता है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये इनके कारण होती है जब इनका सांसद चुना जाता है। लेकिन यहाँ पे वो हुआ नहीं। यहाँ पे मतदाता को वो सम्मान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए। यहाँ का मतदाता राजीव जी से भी क्वेश्चन पूछता था, उनको कभी बुरा नहीं लगता था। अब स्थिति क्या है आप ज़रा फील्ड में जाके पता कर लीजिए, कोई सवाल पूछ सकता है। ये इस तरह का चुनाव हमने कभी नहीं देखा आज तक। मेरे 41 साल की ज़िंदगी हो गई, इतने तनाव के अंदर चुनाव हो रहा है। हमारी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, कोई कार्रवाई नहीं। हमारे लीडर्स के ऊपर केस कर दिया, कोई मतलब वो नहीं। फिर लोकतंत्र में आपको भी प्रचार आपको अपना करना चाहिए, हमको अपना करना चाहिए। अपने विकास पे आप वोट मांगो, हम अपने काम पे वोट मांगेंगे, जनता जिसको चुन ले, ठीक है। तो ये हमारा है। लेकिन ऐसा तनावपूर्ण वातावरण में कि कोई प्रधान हमारी मीटिंग में बैठ जाए तो उसको शाम को फ़ोन चला जाता है कि प्रधान जी बस्ता रखवा लिया जाएगा। तो ये लोकतंत्र का तरीका नहीं है। आप उनसे जाति कर लोगे, सत्ता शासन आपका है, लेकिन यहाँ दिल जीतोगे तो वोट मिलेगा। ये चीज़ उनको समझ ही नहीं आती है कि अमेठी में उनको ज़रा हिस्ट्री में जाते तो यहाँ पे एज ए प्राइम मिनिस्टर लोग उनसे जवाब मांगते थे राजीव जी से, और राजीव जी उनका जवाब देते थे। ये है अमेठी की संस्कृति और सभ्यता, ठीक है। इस पर चुनाव हो। सर रायबरेली में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं दिनेश प्रताप जी,
उनका बार बार ये आरोप सामने आया है कि सोनिया गांधी अपना सर्टिफिकेट भी लेकर के नहीं गई थी जब वो चुनाव जीती थी। वो आती हैं, सिर्फ वोट मांगती हैं और चली जाती हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? उस आदमी जो इतनी बार दल बदल चुका हो, ठीक है, इतनी बार वो सत्ता का भूखा आदमी है, ठीक है, तो उस आदमी के बारे में क्या ही कहना। उसकी तो वहाँ की जनता जवाब दे रही है, रायबरेली की, ठीक है ना। तो उनके लिए सत्ता सबसे मेन है। वो सत्ता के लिए कभी बीएसपी गए, कभी सपा में आए, कभी फिर हमारे में आए, हमारे से बाद बीजेपी में पहुंच गए। कोई दल बचा नहीं जो उन्होंने ये नहीं किया। आज रायबरेली में बीजेपी का असली कैडर जो हमारे से 10 साल 15 साल लड़ा, वो कहीं गुम हो गया है। तो वो कहते हैं कि भाई हमारे से उनके कार्यकर्ता कहते हैं भाई आप में भी ये मौज करता था, अभी भी मौज कर रहा है। तो सत्ता उनके लिए है, क्योंकि उनके इस तरह के बिजनेस हैं जो सत्ता के बिना चल नहीं सकते, ठीक है। वो दल भी कपड़े की तरह बदलते हैं। सर, बीजेपी की तरफ से ये भी आता है, 400 पार का नारा भी लग रहा है। फिर ये भी कह रहे हैं कि एक बार सत्ता में आने के बाद संविधान भी बदलने की बात आ रही है सामने। ये सब कुछ जो एक साथ होता चला जा रहा है, पूरी चहल पहल, इसे कैसे देखते हैं सर आप? नहीं, इसको देखो, ऐसा है कि ये तो उनके लोगों ने ही कहा कि अब की बार 400 पार। तो 400 पार करने का मतलब क्या, कि हम संविधान बदल देंगे, ठीक है। तो संविधान बदलने का मतलब है कि ये हमारे जो इस तरह के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको ये कष्ट पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ का जिनके रिजर्वेशंस हैं उनको डर लगता है कि ये संविधान बदल के करेंगे क्या, क्योंकि हमारा संविधान जो है अपने आप में पूर्ण संविधान है। उसकी हमको सबको रक्षा करनी चाहिए, उसको बदलने की बात नहीं करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ अमेठी के कांग्रेस के उम्मीदवार केएल शर्मा जी। इनसे बहुत सारी बातचीत करी हमने और बहुत कुछ जानने को भी मिला। आगे की रणनीति क्या होने वाली है, इस पे भी काफ़ी ज़्यादा एक क्लियर पिक्चर हमें मिली है। मुस्कान ओझा, नाउ नोएडा।